तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत में हम एक स्नाइपर को देखते हैं जो काफी सारे लोगों को टकाटक मार रही होती है और फिर किसी और को फंसाने के लिए जाल बिछा देती है। इस जाल में कोई फंसता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको पूरी कहानी देखनी पड़ेगी। तो कहानी के शुरू में हम यूकी नाम की एक लड़की को देखते हैं। यूकी बिल्डिंग के एक टॉप फ्लोर में होती है और साथ ही ये न्यूज भी देख रही होती है। न्यूज में ब्रूनो नाम के एक आदमी के बारे में बताया जा रहा था जो कि वह ट्रेड मिनिस्टर है। ब्रूनो अमेरिका से कोस्टा वर्डी आया था क्योंकि यहाँ पर इसको कुछ कागजों के ऊपर हस्ताक्षर करने थे। तभी हम यूकी को देखते जो कि काफी खतरनाक स्नाइपर है। यूकी इस बिल्डिंग से ब्रूनो को काफी दूर से गोली मार देती है। गोली लगते ही ब्रूनो की मौत हो जाती है। ब्रूनो को मारने के बाद यूकी इस रूम के अंदर किसी और का बाल छोड़कर यहाँ से चली जाती है। फिर हम एजेंट जॉन को देखते हैं। तभी यहाँ पर जूलियट आती है। वो बताती है कि जिस बिल्डिंग के रूम में हमें वो बाल मिला था वो बाल ब्रेंडन नाम के एक आदमी का है जो कि पहले मिलिट्री के अंदर काम किया करता था और वो मिलिट्री में काफी खतरनाक स्नाइपर भी रह चुका है। उस बाल के जरिए हमें ये पता चल रहा है कि ब्रूनो को ब्रेंडन ने ही मारा है, तो अब हमें किसी भी हालत में ब्रेंडन को पकड़ना ही होगा। तभी एजेंट जॉन कहता है कि ब्रेंडन को ढूंढना शुरू कर दो और वो जहाँ कहीं भी मिले उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। वहीं दूसरी ओर हम ब्रेंडन को देखते जो अपने घर में बैठा हुआ गेम खेल रहा होता है। इसे किसी भी बात का कोई होशो आवाज नहीं है कि इसके साथ अब आगे क्या होने वाला है। तभी यहाँ पर मिलिट्री फोर्सेस घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस जाती है और इसे चारों तरफ से घेर कर इसे पकड़ लेती है और इसे पकड़कर यहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन ब्रेंडन को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी हम यूकी को देखते जो कि ब्रेंडन को मारने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। यूकी ब्रेंडन को इस कदर मारना चाहती थी कि सभी लोगों को लगने लगे कि ब्रेंडन ने सुसाइड कर ली है ताकि पुलिस वाले इस केस को किसी भी तरीके से सुलझा ना सके। तो यूकी अपनी बॉस को कॉल करके बताती है कि यहाँ पर काफी ज्यादा फोर्सेस है। तो इसका बॉस इससे कहता है कि ब्रेंडन को दूसरी जगह पर ले जाया जाएगा, उस दौरान तुम ब्रेंडन को जान से खत्म कर देना। वहीं दूसरी ओर हम ब्रेंडन को सेफ हाउस के अंदर देखते हैं। तभी यहाँ पर जॉन आता है और इसे काफी ज्यादा सवाल जवाब करने लगता है और इसे पूछता है कि तुम 7:30 बजे आखिर कहाँ पर थे। ब्रेंडन कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस चीज की बात कर रहे हो और मैं 5 सालों बाद इस शहर के अंदर वापस आया हूँ, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं मारा है और मैं इस तरीके के काम आखिर क्यों करूंगा। लेकिन जॉन बार बार कह रहा होता है कि हम तुम पर ऐसे विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसी दौरान जीरो नाम का एक और एजेंट आता है और इससे कहता है कि अगर तुमने उस आदमी को नहीं मारा है तो जिस किसी ने भी उस आदमी को मारा है तो वो अब तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। फिर हम कुछ रशियन को देखते हैं। इसी दौरान इस आदमी के पास में कॉल आता है और ब्रेंडन को मारने के लिए इस आदमी को विमल दे दी जाती है। तो ये अब अपनी विमल को खाने के लिए ब्रेंडन को मारने के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रेंडन को भी किसी दूसरी जेल के अंदर शिफ्ट करने के लिए यहाँ से ले जा रहे होते हैं। तभी ब्रेंडन की नजर पीछे आ रहे एक ट्रक पर पड़ती है तो इसे अंदाजा हो जाता है कि ये ट्रक अब इनकी गाड़ी के ऊपर हमला करने वाला है। तभी ब्रेंडन इस ट्रक के बारे में पासिंग में बैठे आर्मी के लोगों को कहता है, लेकिन सामने से भी एक और ट्रक आ जाता है और ये ट्रक जैसे ही करीब आता है तो ब्रेंडन की कार को काफी खतरनाक तरीके से टक्कर मार देता है। फिर इसमें से कुछ रशियन निकलते हैं और ब्रेंडन की कार के ऊपर अंधाधुंध टकाटक गोलियों की बारिश कर देते हैं। साथ ही हम यहाँ पर यूकी को भी देखते जो कि पहाड़ियों की चोटियों पर अपने स्नाइपर को असेंबल किए हुए बैठी हुई थी। यूकी भी ब्रेंडन को जान से खत्म करना चाहती थी, लेकिन वो रशियन आर्मी के ऊपर टकाटक गोलियां बरसाते रहते हैं तो यूकी को गोली चलाने का मौका नहीं मिल रहा होता है और ये रशियन एक एक करके इन आर्मी वालों को जान से खत्म कर देते हैं। लेकिन ब्रेंडन अभी भी जिंदा था। तभी इन रशियन को लगता है कि अब सभी लोग मारे जा चुके। तभी ये कार के करीब आते हैं। जैसे ये दोनों कार के पूरा करीब आते तो ब्रेंडन इन दोनों को मार गिराता है। वह यूकी अभी तक निशाना लगाए हुए बैठी हुई थी। जैसे इसको मौका मिलता है तो ये ब्रेंडन को शूट कर देती है, लेकिन तभी ब्रेंडन नीचे झुक जाता है और इसको पता चल जाता है कि अभी भी कोई जिंदा है जो कि अभी भी इसको मारने वाला है। तो ब्रेंडन किसी तरीके से कार को स्टार्ट करता है और कार को लेकर यहाँ से निकल जाता है। यूकी इस बार भी ब्रेंडन को नहीं मार पाती और इस बार भी ये मौका इसके हाथ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम जूलियट और जीरो को देखते हैं। जूलियट कहते हैं कि जिस स्नाइपर से ब्रेंडन के ऊपर गोली चलाई गई है वो गोली कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर दूर से चलाई गई है। तभी जीरो की नजर इन फोटो में से एक आदमी के ऊपर जाती है तो जीरो जूलियट से पूछता है कि ये आदमी इस फोटो के अंदर आखिर क्या कर रहा है। यह आदमी तो एक कंपनी का सीईओ है। तो जूलियट इसकी सारी डिटेल जीरो को दे देती है। फिर जीरो भी स्टोल डाम नाम के आदमी से कैलिफोर्निया मिलने के लिए आ जाता है। ये बुड्ढा इस वक्त जवान लड़की के साथ में डेट पर आया हुआ था। तभी जीरो इस बुड्ढे से पूछता है कि जिस रात ब्रूनो के ऊपर हमला हुआ था तो आखिर तुम उस रात वहाँ पर स्टेज के ऊपर क्या कर रहे थे। तो डोनाल्ड कहता है कि ब्रूनो मेरा काफी अच्छा दोस्त था, इसीलिए ब्रूनो ने मुझे उस रात वहाँ आने के लिए इन्वाइट किया था। साथ ही डोनाल्ड कहता है कि मैं कोस्टा वर्ड इसलिए आया था ताकि मैं इस जगह के बारे में अच्छी तरीके से जान लूं। हमारे एक कंपनी की एक ब्रांच यहाँ पर खोलना चाहता था। वहीं दूसरी ओर जॉन को पता चलता है कि जिस गाड़ी के अंदर ब्रेंडन को ले जाया जा रहा था उस गाड़ी के ऊपर हमला हो चुका है और ब्रेंडन
ब्रैंडन वहां से भाग चुका है। और ये लेडी ये भी बताती है कि हमें यहाँ पर कुछ रशियन की लाशें भी मिली है। इतना सुनते जॉन को लगता है कि रशियन ब्रैंडन को छुड़वाने के लिए आए थे। साथ ही ये लेडी जॉन को ये भी बताती है कि एक रशियन के सर में, स्नाइपर की एक सर में गोली लगी हुई है। तो जॉन को लगने लगता है कि शायद वो ब्रैंडन का बाप होगा, क्योंकि वो भी एक स्नाइपर रह चुका है। लेकिन इन लोगों को अब तक ये नहीं पता चल रहा था कि वो स्नाइपर कोई और नहीं बल्कि एक लड़की है। तभी जॉन अपनी टीम को कहता है कि ब्रैंडन और उसका बाप जहाँ कहीं भी दिखे उसे तुरंत ही पकड़ लेना या फिर शूट करके जान से खत्म कर देना। और साथ ही शहर के पूरे सीसीटीवी कैमरास के ऊपर भी नजर रखना शुरू कर दो। वहीं दूसरी ओर हम ब्रैंडन को एक कार चुराते हुए देखते हैं। इसी दौरान यहाँ पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और इसको कार से बाहर निकाल लेते हैं। और जैसे ये लोग इसको पकड़ने वाले होते हैं तभी ब्रैंडन इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। और इन दोनों को मारता नहीं बल्कि इन दोनों को घायल कर देता है और पास ही में खड़ी एक कार लेकर यहाँ से निकल जाता है। वह दूसरी ओर जूलियट जीरो को बता रही होती कि ब्रैंडन को जिस ट्रक के अंदर ले जाया जा रहा था वहाँ पर कुछ रशियन आए थे और उन रशियन ने ब्रैंडन की कार के ऊपर हमला किया था। तो इसी मौके का फायदा उठाकर ब्रैंडन वहाँ से भाग चुका है। लेकिन जीरो इस पूरे माजरे को अलग तरीके से समझ जाता है। तो ये जूलियट से कहता है कि मुझे लगता है कि कोई है जो कि ब्रैंडन को ही मारना चाहता है। फिर जीरो नोवासेल की कंपनी में आ जाता है। जीरो इस कंपनी के अकाउंटेंट से मिलना चाहता था, इसीलिए वो उसको ढूंढ रहा था। तो जीरो इस कंपनी के हेड ऑफ सिक्योरिटी से पूछता है। तो ये आदमी जीरो से कहता है कि जॉर्ज आज नहीं आया है, उसने आज छुट्टी ली और वो अपने घर पर ही है। लेकिन जीरो को लग रहा होता है कि ये आदमी इससे झूठ बोल रहा है। फिर भी जीरो इसकी बात सुनकर यहाँ से चला जाता है। फिर जीरो उस हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है जहाँ पर एक रशियन अभी भी जिंदा था। तो जीरो इससे पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो और तुम्हें किसने भेजा था। तो मुझे नहीं पता है, बस मेरे पास कॉल आया था और उस कॉल वाले आदमी ने ब्रैंडन को मारने के लिए हम लोगों को एक विमल दी थी, क्योंकि हम लोग गुटखे का काफी ज्यादा शौकीन हैं। साथ ही ये रशियन कहता है कि उस आदमी की आवाज हम लोगों को क्लियर समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके पीछे से हेलीकॉप्टर की आवाजें आ रही थी। तो जीरो को थोड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेशन पता चलती है और ये इतना सुनकर यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर ब्रैंडन अब तक जंगलों में पहुंच चुका था। तो इसी दौरान ब्रैंडन को यहाँ पर इसके डैड मिल जाते हैं। ब्रैंडन अपने डैड से कहता है कि मैं आपके पास में ही आने वाला था, क्योंकि कोई मुझे मारना चाहता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वो मुझे आखिर क्यों मारना चाहता है। तो फिर ब्रैंडन का डैड ब्रैंडन को अपनी कहानी सुनाने लगता है। इस समय मिलिट्री में था, तब मैं और मेरा दोस्त एक आदमी को पकड़ने के लिए गए थे और साथ ही हमें उस आदमी को जिंदा पकड़ना था, लेकिन उस आदमी ने उस दौरान मेरे दोस्त को ही पकड़ लिया था। तब मैं वहाँ पर काफी दूर से स्नाइपर लगाए हुए बैठा था। तब वो आदमी मेरे दोस्त को गोली मारने ही वाला था। तब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो मैंने उसी दौरान वो गोली चला दी और वो गोली जाकर उस आदमी को लग गई और मेरा दोस्त बच गया। तब से मैंने अपनी स्नाइपर वापस नहीं उठाई। उधर पुलिस वाले ब्रैंडन के घर पर छानबीन कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जीरो को ब्रैंडन की कुछ तस्वीरें मिलती है। इन फोटोज में कुछ और भी लोग थे जो कि आर्मी की ड्रेस पहने हुए थे। तभी जीरो को इस फोटो में फिनिक्स भी दिखाई देता है। तो जीरो इस फोटो को जूलियट को सेंड कर देता है। तभी जूलियट फिनिक्स की डिटेल निकालती है और वो बताती है कि इस आदमी का एक्चुअल नाम डेरेक है और ये आर्मी के अंदर मारा जा चुका था। तभी जीरो कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अभी इस आदमी से एक कंपनी के अंदर मिलकर आया हूँ और इस आदमी का डेरेक नहीं बल्कि फिनिक्स नाम है। फिर जीरो उस अकाउंटेंट के पास आता है जो नोवासेल कंपनी के लिए काम किया करता था और इसके थोपड़े पर बंदूक रखकर इससे पूछता है कि तुम आखिर किसके लिए काम करते हो। तो ये कालिया इतने ज्यादा टॉर्चर के चलते काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो ये बताता है कि फिनिक्स बिल्कुल चूतिया इंसान है। वो मेरे पास एक बार प्लान लेकर आया और उसने मुझे कहा कि अगर ब्रूनो मर जाता है तो सारी की सारी फार्मा कंपनीज में उतार चढ़ाव शुरू हो जाएंगे और साथ ही शेयर मार्केट भी पूरी तरीके से गिर जाएगा और अगर ऐसा हो गया तो हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। फिर उसने मुझे धमकी देते हुए कहा कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए और मुझे नहीं मालूम है कि वह भी इस वक्त कहाँ पर है। अब जीरो को फिनिक्स से सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। वहीं दूसरी ओर ब्रैंडन और थॉमस को देखते जो कि जंगलों के बीच में अपने घर में होते हैं, लेकिन तभी इन दोनों को पता चल जाता है कि इनकी तरफ आर्मी आ रही है। तो थॉमस अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो लोग तुम्हें यहाँ पर पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तो थॉमस एक सुरंग के जरिए यहाँ से निकल जाता है। जैसे ही आर्मी इस घर के करीब आती तो सिर्फ यहाँ पर इनको थॉमस मिलता है, क्योंकि ब्रैंडन अब तक यहाँ से जा चुका था। फिर जीरो एजेंट जॉन को कॉल करता है और जॉन से कहता है कि ब्रैंडन निर्दोष है, क्योंकि ब्रैंडन का इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है और फिनिक्स नाम का एक आदमी है जिसने ब्रूनो को मरवाया है, क्योंकि मेरे पास में एक बंदा है जो कि इस केस की गवाही देने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर जो आर्मी जंगलों के अंदर थी तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है और इनको पता नहीं चल रहा होता है कि आखिर ये गोलियां कहाँ से आ रही है। इसके चलते ये एक एक करके सारे लोग मारे जाते हैं। तभी हम एक स्नाइपर को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि यूकी थी। यूकी ब्रैंडन को मारने के लिए यहाँ पर आई थी। यूकी पहले तो टकाटक करते हुए सारे आर्मी वालों को मार देती है। फिर ये ब्रैंडन के फादर को देखती है, साथ ही यहाँ पर ब्रैंडन को भी देख लेती है, लेकिन इसको पता चल जाता है कि इन दोनों ने इसके ऊपर स्नाइपर को एम किया हुआ है और यूकी मन ही मन में सोचने लगती है ये दोनों तो मुझसे भी काफी बड़े स्नाइपर हैं और अगर मैंने कोई एक भी गलती की तो एक ही पल में ये दोनों मुझे खत्म कर सकते हैं। तो यूकी बड़ी चालाकी से आर्मी सोल्जर की गन के ट्रिगर पर गोली चला देती है। तो उस गन से
अंधाधुंध गोलियां टपकने लगती है। इसके चलते ब्रेंडन और ब्रेंडन के फादर का ध्यान भटक जाता है और यूकी इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग निकलती है। तो ब्रेंडन भी इसका पीछा करने लगता है और काफी दूर तक पीछा करने के बाद ये इसे पकड़ लेता है। तो तभी इन दोनों के बीच में खतरनाक तरीके की फाइट शुरू हो जाती है, जो कि काफी ज्यादा शार्प माइंडेड वाली लड़की थी और काफी ज्यादा हिम्मत वाली भी थी। तो ये ब्रेंडन को अंधाधुंध तरीके से मारती रहती है और इसके ऊपर काफी ज्यादा भारी भी पड़ रही थी, जो कि ब्रेंडन को मार मार कर चूतिया बना देती है और बराबर भी कर देती है। ब्रेंडन खुद को बचाने की काफी कोशिशें कर रहा था, लेकिन यूकी इसकी हड्डियां तोड़ती रहती है और ब्रेंडन हर बार अपने आप को बचाने में नाकामयाब होता रहता है। फिर यूकी ब्रेंडन को मार मार कर किसी तरीके से एक रस्सी के जरिए बांध देती है और पिस्तौल उठाकर इसके ऊपर पॉइंट कर देती है। तभी ब्रेंडन का फादर आकर इसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। यूकी के पास में अब कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो इसी वजह से गन को फेंक देती है और ब्रेंडन को छोड़ देती है। फिर ये दोनों गन पॉइंट पर इसको यहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन ब्रेंडन इससे पहले जॉन को कॉल करके बताता है कि हमने एक लड़की को पकड़ा है और इस लड़की का नाम यूकी है और यही वो लड़की है जो कहानी के शुरू से मुझे मारने की कोशिशें कर रही थी। और इस लड़की ने ये बात एक्सेप्ट भी कर ली है कि इसी ने ब्रूनो को मारा है। तो जॉन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरी टीम तुम लोगों तक पहुंचने ही वाली है, बस तुम लोग किसी भी तरीके की कोई चालाकी मत करना। वहीं दूसरी ओर हम जीरो को देखते जो कि फिनिक्स के घर पर आ चुका था। थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद इसे यहाँ पर कुछ टिकट मिलती है और ये टिकट बोर्ड्स की होती है। फिर इन टिकट्स को लेकर एक बोर्ड स्टेशन पर आ जाता है और इस आदमी से पूछता है कि यहाँ पर कितने आइलैंड हैं। तो ये आदमी कहता है कि यहाँ पर 3 आइलैंड है जहाँ पर हम बोट के जरिए जा सकते हैं, लेकिन इनमें से एक प्राइवेट आइलैंड भी है जहाँ पर हमें जाने के लिए परमिशन चाहिए होगी। तभी जीरो को स्टेशन की बात याद आती है कि जिस आदमी ने ब्रेंडन को मारने के लिए विमल दी थी, तो उसके बैकग्राउंड से हेलीकॉप्टर की काफी ज्यादा आवाजें आ रही थी। तो जीरो इस आदमी से पूछता है कि यहाँ पर कोई ऐसा आइलैंड है जहाँ पर हम हेलीकॉप्टर के जरिए जा सकते हैं। तो ये आदमी कहता है कि यहाँ पर बस एक ही आइलैंड है और उस आइलैंड पर एक छोटा घर भी है। तो जीरो इस आदमी से कहता है कि मुझे उस आइलैंड तक ले चलो। फिर जीरो उस आइलैंड की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी ओर जॉन की टीम उस जंगलों तक पहुंच चुकी थी और यूकी को पकड़कर जॉन के पास ले जा रही होती है। तभी जूलियट यहाँ पर सारी सच्चाई बताने लगती है कि ब्रूनो के मरने के बाद काफी सारी कंपनियां लॉस में जाने लग गई थी और इसी बीच में एक आदमी की एंट्री होती है जिसका डायरेक्ट फिनिक्स नाम था, जो कि एक फर्जी अकाउंट के जरिए काफी सारे पैसे बनाने की कोशिश में जुटा हुआ था। तभी ब्रेंडन फिनिक्स को पहचान लेता है और कहता है कि ये तो मेरे साथ आर्मी में था और ये उस वक्त मारा जा चुका था। तभी जूलियट कहती है कि ये आदमी केवल दुनिया की नजर में मारा जा चुका था, एक्चुअल में ये आदमी मरा नहीं था, बल्कि ब्रूनो को मरवाने के पीछे इसी आदमी का हाथ था, क्योंकि ये अपने लिए काफी सारे पैसे बनाने चाहता था। तो ब्रेंडन कहता है कि मेरे पास इस आदमी तक पहुंचने का एक तरीका है। यूकी को फिनिक्स ने ब्रूनो को मरवाने के लिए हायर किया था और साथ ही मुझे भी मारने के लिए, क्योंकि आर्मी के वक्त डायरेक्ट मुझसे काफी ज्यादा नफरत करता था, इसीलिए उसने ऐसा सब कुछ किया और मुझे फंसाने की कोशिश की। तो ब्रेंडन कहता है कि हम यूकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी ये लोग यूकी से कहते हैं कि तुम फिनिक्स को कॉल करके बताओ कि मैंने ब्रेंडन को कैदी बना लिया है और मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आ रही हूँ और तुम उसे मार डालना। ब्रेंडन यूकी से कहता है कि हम इसी तरीके से डायरेक्ट को पकड़ सकते हैं। तो एजेंट जॉन को भी ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। तभी यूकी डायरेक्ट को कॉल करती है और उसे कहती है कि ब्रेंडन मेरे कब्जे में है, तो इसीलिए तुम मुझे मेरा पैसा दे दो, फिर मैं ब्रेंडन को मार डालूंगी, या फिर तुम कहो तो मैं इसको तुम्हारे हवाले कर दूंगी। तभी डायरेक्ट कहता है कि मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ, तुम उस लोकेशन पर उसे लेकर यहाँ पर आ जाना। अब इसी के चलते इन लोगों का काम तो बन चुका था। ये लोग हेलीकॉप्टर और अपनी पूरी आर्मी के साथ उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जीरो एक घर के अंदर आता है और इस घर की छानबीन करने लगता है। तभी यहाँ पर जीरो को एक फोटो दिखाई देता है। इस फोटो में डोनाल्ड और डेरेक भी होते हैं। फोटो देखने के बाद जीरो समझ जाता है कि फिनिक्स डोनाल्ड का ही बेटा है। तभी यहाँ पर डेरेक आ जाता है और जीरो के ऊपर अटैक कर देता है। इतने में इन दोनों के बीच में अंधाधुंध तरीके से फाइट शुरू हो जाती है। डेरेक जीरो के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और काफी ज्यादा पावरफुल भी है, क्योंकि डेरेक पहले मिलिट्री में रह चुका था। डेरेक जीरो को पानी में डुबा डुबा कर तड़पा तड़पा कर मार रहा था। तभी पीछे से डोनाल्ड आ जाता है और अपने बेटे डेरेक को कहता है कि बस करो, क्योंकि ये आदमी हमारे काम आ सकता है। तो डोनाल्ड जीरो को काफी सारा पैसा ऑफर करते हुए कहता है कि तुम मेरी तरफ हो सकते हो और हमारे दोस्त बनकर हमारे साथ काम कर सकते हो, लेकिन जीरो ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो ये लोग जीरो को कुर्सी पर बांधकर यहाँ पर बैठा देते हैं। वहीं दूसरी ओर हम जॉन की टीम को देखते जो कि उस आइलैंड तक पहुंच चुकी थी और एक ब्रेंडन को पकड़ने का ड्रामा करते हुए घर के अंदर तक पहुंच जाती है। जैसे ही डायरेक्ट दरवाजा खोलता है तभी यूकी कहती है कि मैं इस आदमी को पकड़कर मैं ले आई हूँ, तो तुम मेरा पैसा दे दो और इसे ले लो। वहीं पीछे से सारे आर्मी वाले स्नाइपर एमिंग किए हुए बैठे हुए थे। तो डायरेक्ट यूकी और ब्रेंडन को अपने घर के अंदर ले आता है। जैसे ही ये दोनों घर के अंदर आते तो डायरेक्ट यूकी को गोली मार देता है और साथ ही ब्रेंडन को पकड़ लेता है। गोली की आवाज सुनते बाहर खड़ी फौज हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और थॉमस भी स्नाइपर लिए हुए बैठा हुआ था। थॉमस डायरेक्ट के ऊपर निशाना लगाकर उसे मारने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे गोली चलाने का सही मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि थॉमस काफी दूर से स्नाइपर लेकर बैठा हुआ था। जॉन थॉमस से कह रहा होता है कि डेरेक को किसी भी तरह
गोली मार दो। लेकिन थॉमस के हाथ कांप रहे होते हैं क्योंकि उसके सामने उसका बेटा भी था, क्योंकि इतनी दूर से गोली इसके बेटे को भी लग सकती है। लेकिन ब्रैंडन कॉल के जरिए अपने फादर से कह रहा होता है कि तुम गोली चला दो, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ब्रैंडन के फादर थोड़ा शांत होने के बाद किसी तरीके से हिम्मत करके गोली चला ही देते हैं और ये गोली सीधा जाकर डेरेक को लग जाती है। तुरंत ही डेरेक मारा जाता है और साथ ही ये लोग डोनाल्ड को भी पकड़ लेते हैं और जीरो को भी छुड़ा लिया जाता है। तभी हम यूकी को देखते हैं जो कि बिल्कुल सही सलामत होती है। लेकिन ये लोग यूकी से कहते हैं कि तुमने काफी सारे ऑफिसर्स को मारे तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, लेकिन तुमने आखिर में हम लोगों का भी साथ दिया तो हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी सजा कम हो जाए। फिर थॉमस अपने बेटे ब्रेंडन से गले लगकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने बेटे को लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।